कंपनी को, तो हम लोग क्या करते हैं IRDI। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आता है रिस्क ट्रांसफर का मेथड क्या है, तो उसमें हम आंसर ले सकते हैं कि भाई इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्सेप्ट है रिस्क ट्रांसफर का, क्योंकि हम अपनी रिस्क जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा ऐसा, ठीक है, दूसरा वो पूछ सकते हैं कि रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग को क्या बोलते हैं। हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और इंश्योरेंस के लिए कुछ फंड इकट्ठा करते हैं, लाइफ फंड जिसको बोलते हैं, उसी लाइफ फंड में से सभी को पैसा दिया जाता है। तो रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद में जो है वो लोग आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि भाई इंश्योरेंस की शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, इंश्योरेंस की शुरुआत कहां से हुई, तो इंश्योरेंस की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई लॉयड्स कॉफी हाउस लंदन में, तो वहां पे लॉयड्स कॉफी हाउस लंदन दिया रहेगा। फिर वो पूछ सकते हैं कि हम अपनी रिस्क, जब इंश्योरेंस जो रिस्क हम ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या पॉसिबल हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, हम लोग अच्छे से एक पीस ऑफ माइंड से रह सकते हैं और अपना बिजनेस जो है मोर इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो लोग पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो है जब किसी भी असेट का, अब जानते हैं असेट क्या होता है, ऐसी चीज जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, ऐसी चीज जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, उसका अगर लॉस होता है, इट मींस असेट का लॉस होता है। ठीक है, इट मींस असेट का लॉस होता है, करेक्ट। तो जब भी असेट का लॉस होता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस उसके लिए पे करता है। ठीक है, बाकी अगर कोई फायदा होता है, इंश्योरेंस प्रिवेंट, रिड्यूस नहीं करता पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस को, वो जो है पे करता है जब किसी असेट का लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद में इंश्योरेंस का कौन सा स्टेटमेंट सही है, इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग ऑफ लॉसेस। ठीक है, शेयरिंग ऑफ लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी, शेयरिंग ऑफ लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी, मतलब थोड़े लोगों का लॉसेस जो है वो बहुत सारे लोग मिलके शेयर करते हैं, उस दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद में दूसरी अगर मैं बात करूं तो टेंजिबल गुड्स क्या होता है, इंश्योरेंस इज नॉट अ टेंजिबल गुड, मतलब इंश्योरेंस जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है वो मुझे पता रहता है, वो मुझे दिखता है। अगर मैं कहीं फोन खरीदने गया हूं तो मैं जो है उस फोन को अपना देख सकता हूँ, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैमरा क्या है क्या नहीं है, क्या एवरीथिंग। बट इंश्योरेंस में कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ क्या दिखता है इंश्योरेंस में दिखता है आपको जो है बेनिफिट इलस्ट्रेशन। बेनिफिट इलस्ट्रेशन पे भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देन फिर अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस जो अगर कोई कस्टमर है, ठीक है, अगर कोई कस्टमर है तो वो कहां पे अपनी कस्टमर रजिस्टर कर सकता है, वो कर सकता है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि हम जो हैं आप जो हैं, ठीक है, हम जो है आप जो हैं इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाके अपनी कंप्लेंट को जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये बोलता है कि, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1956 ये बोलता है कि कस्टमर को अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो वो जाके डायरेक्टली कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, जहां पे आपकी कंप्लेंट
20 लाख तक के है, अगर आपकी कंप्लेंट और आपका क्लेम सेटलमेंट जो है वो 20 लाख तक है, तो आप लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हैं। और अगर वो कंप्लेंट जो है, ठीक है, अगर वो कंप्लेंट 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो स्टेट कमीशन और फिर नेशनल कमीशन, ऐसे करके बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आईजीएमएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको पता रहना चाहिए, आईजीएमएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जस्ट अ मिनट, किसी ने, ओके, चंदन जी ने अपना नाम लिख के भेजा, ओके, ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। देन फिर अगर मैं बात करूं तो कस्टमर अपनी इंश्योरेंस कंप्लेंट रिटर्न में दे सकता है इंश्योरेंस ओम्बुड्समेंट में, ठीक है, और वो क्या होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए, ठीक है, इंश्योरेंस जो है। अच्छा, दूसरी चीज, अभी कंप्लेंट कब कर सकता है कस्टमर, ठीक है, कंप्लेंट कब कर सकता है, ठीक है। अब अगर 2 तरीके से कंप्लेंट कर सकता है, एक तो जो इंश्योरेंस कंपनी ने डिसीजन लिया है या तो वो गलत है, या तो फिर दूसरा जो क्लेम है वो मिलने में लेट हो रहा है। 2 तरीके से कंप्लेंट जो है वो कर सकता है इंश्योरेंस ओम्बुड्समेंट में, ठीक है। देन फिर इंश्योरेंस ओम्बुड्समेंट में कंप्लेंट रेज करने के लिए कोई भी फी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है, इंश्योरेंस क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। 2 तरह के इंश्योरेंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है, हम लोग जो ये IRDA का एग्जाम दे रहे हैं, दिस इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस में 2 तरह के जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में 2 तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये बोलता है, चाहे मुझसे कोई पूछे या मुझसे कोई ना पूछे, ठीक है, चाहे मुझसे कोई पूछे या ना पूछे, मुझे सब चीजें वॉलेंट्री डिस्क्लोज करनी है रिलेटेड टू इंश्योरेंस। और सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मैं जिसके लिए इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ उसकी लाइफ में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है। यहां तक क्लियर? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं मुझसे। एनीवन, कोई क्वेश्चन है किसी को? जो मेरे साथ मैनेजर कनेक्ट है वो अपने पीएफसी को बोलिए, अगर उनको कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क। पॉजिंग फॉर 2 मिनट्स। मैंने सिर्फ अभी 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो बेसिक थे, 30 to 35 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 30 to 35 क्वेश्चंस में किसी को कोई है जो वो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है किसी को भी? एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? मेरा वॉइस आ रहा है आप लोग तक? एनीवन? आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, मैनेजर प्लीज कुछ पूछ लीजिए अगर पूछना था आपको। हाँ, एवरीवन प्लीज। हाँ, किसी को भी कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। मैनेजर जो कनेक्टेड है, उनके कोई पीएफसी कनेक्टेड है, उनको बोलिए अगर उनको कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। एनीवन? ओके, ठीक है। सो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि इंश्योरेंस में 2 तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा जो होता है बेसिकली वो होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अटमोस्ट गुड फेथ वॉलेंटरली मुझे सब चीजें जो है वो डिस्क्लोज करनी है, चाहे मुझसे कोई पूछे या मुझसे कोई ना पूछे, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें हैं वो मुझे डिस्क्लोज करनी है। और सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो मैं जिसके लिए भी पॉलिसी ले रहा हूँ तो यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि मैं जो है वो किसको इंश्योर्ड नहीं कर सकता। मैं अपने घर को तो इंश्योर्ड कर सकता हूँ जनरल इंश्योरेंस के थ्रू, अपने फ्रेंड को नहीं कर सकता, ठीक है। देन फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे
मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो, ठीक है, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ऐसे होते हैं यहाँ पे अटमोस्ट गुड फेथ में भी दो चीजें आती है, एक होता है फ्रॉडुलेंट और एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन ऐसा मतलब उन्होंने हमको बोला और हमने उसको मिस रिप्रेजेंट किया, ठीक है। देन फिर इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड, एज पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पूछ सकते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, ठीक है। देन फिर अगर मैं बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली माइनर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर चार ऑप्शन दिए हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली माइनर नहीं आ सकता। ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली हमेशा पूछते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूबेरिमा फाइट्स क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जो है यूबेरिमा फाइट्स क्या होता है, इसका मतलब मुझे हर एक चीज डिस्क्लोज करनी है इंश्योरेंस के बारे में, मेरे मटेरियल फैक्ट्स के बारे में। जो मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा था अटमोस्ट गुड फेथ, ये वही है, अटमोस्ट गुड फेथ वही प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जिसके लिए मैं पॉलिसी ले रहा हूं उसकी लाइफ में मेरा क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है, मेरा क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि इंश्योरेंस इज कंपनसेट ऑफ लॉस। इंश्योरेंस जो है वो कंपनसेट ऑफ लॉस है, ठीक है। तो उसकी लाइफ में मेरा कितना ये बनता है, ठीक है। अभी देन फिर अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो जब हम पॉलिसी लेते हैं तभी ही होना चाहिए। मैं अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी ले सकता हूं, अपने बच्चों के लिए पॉलिसी ले सकता हूं, बट मैं अपने दोस्त के लिए पॉलिसी नहीं ले सकता। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जब मेरा पॉलिसी स्टार्ट होता है तभी ही होना चाहिए, ठीक है। देन फिर अगर मैं बात करूं तो क्या कोई भी कंप्लेंट प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ हो सकती है, जी हाँ हम कर सकते हैं, जैसे हमने देखा इन इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, ठीक है। देन फिर अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क मी, प्लीज आस्क। ओके, ठीक है। तो देन वी गो फॉर, ठीक है, कि कुछ हम लोग जो बात करेंगे इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान, ऐसे प्लान अगर पॉलिसी टर्म के दरमियान डेथ हो गई तो मुझे मिलेगा डेथ बेनिफिट, और पॉलिसी टर्म में बुरा जी गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉलिसी टर्म के दरमियान डेथ हो गई तो मुझे मिलेगा डेथ बेनिफिट, और मैं पूरा पॉलिसी टर्म जी गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्योर टर्म प्लान। दूसरा, मैं अगर पॉलिसी टर्म के दरमियान डेथ कर गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, बट अगर मैं पूरा पॉलिसी टर्म जी गया तो मुझे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्योर इंडोमेंट प्लान। आजकल के जो मोस्ट ऑफ द प्लान्स होते हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। डेथ अगर बीच में डेथ हुआ तो डेथ बेनिफिट, और लास्ट में डेथ हुआ मतलब मैं पूरा जी गया तो मैच्योरिटी बेनिफिट। फिर आजकल के ट्रेंड में देयर आर सम प्लान्स विच आर एज यूलिप्स, ठीक है, यूलिप्स, ULIP आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये ऐसे प्लान होते हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। देन फिर हम बात करेंगे HLV,
ह्यूमन लाइफ वैल्यू, किसी भी इंसान की, ह्यूमन की एक लाइफ की वैल्यू होती है, ठीक है, किसी भी इंसान की लाइफ की वैल्यू होती है, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ठीक है। देन फिर अगर मैं बात करूं तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ऐसा कौन सी चीज है जो हमें अनफोर्स इवेंट से प्रोटेक्शन देती है। तो इंश्योरेंस ऐसी चीज है जो हमें अनश्योर इवेंट से प्रोटेक्शन देती है। फिर हम बात कर सकते हैं अबाउट दी फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल, आप सभी लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनने वाले हैं, तो हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी चीज है, मुझे किसी भी कष्ट में आनी चाहिए, ठीक है, रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल प्लानिंग, मैं कैसे उस कस्टमर के जो जो गोल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करूं और उनको कैसे उन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का मैं उनको सजेशन दूं, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, हम लोग उनकी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। देन फिर रिटायरमेंट प्लानिंग, कैसे हम उनको रिटायरमेंट की प्लानिंग करने देते हैं। देन फिर वी हैव एस्टेट प्लानिंग, मैं अपने पीछे कितना लीगेसी छोड़ के जाऊंगा, स्टेट छोड़ के जाऊंगा, उसका प्लानिंग करना। एंड देन लास्ट में टैक्स प्लानिंग, आप लिख सकते हैं टैक्सेशन, ठीक है। टैक्सेशन में कुछ चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 80C, ठीक है, जो भी हम पैसा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के फॉर्म में, उसे हम 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं। जो भी हम पैसा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसे जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसे हम 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 1.5 लाख, ठीक है, मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 1.5 लाख। एंड देन हमें जो भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है क्लेम के समय, डेथ क्लेम हो, मैच्योरिटी क्लेम हो, वो पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में रिस्क कवर जो होता है वो 10 टाइम्स ऑफ दी एनुअलाइज प्रीमियम होता है, ठीक है। सो ये टैक्सेशन पार्ट भी हम जो है बात कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं तो कंटीजेंसी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मीटिंग कॉन्टीजेंसीज, मेरी डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है एवरीवन? कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क, प्लीज पार्टिसिपेट। यहां तक क्लियर है आप सब लोग को? कोई क्वेश्चन है? यस सर, नो क्वेश्चन सर। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। यस सर। ओके, प्लीज कुछ क्वेश्चन होगा तो आस्क कीजिए, क्योंकि ये सेशन 2 वे सेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं सर बता रहे आप सुन रहे। ओके, नाउ का पर्पस क्या है, ठीक है। इंश्योरेंस का पर्पस ये है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे किसी भी असेट के लॉस का। इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, वो जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे किसी भी लॉस का, ठीक है। देन फिर अगर मैं बात करूं तो यूलिप के लिए क्या सही है, अभी हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग ULIP, यूलिप का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। यूलिप एक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पैसा फंड्स में इन्वेस्ट होता है और उन फंड्स की NAV होती है, आप NAV का फुल फॉर्म लिख सकते हैं नेट असेट वैल्यू। यूलिप में जितनी भी रिस्क होती है वो पूरी की पूरी रिस्क जो है वो कस्टमर बॉर्न करता है। यूलिप में जितनी भी रिस्क होती है वो कस्टमर बॉर्न करता है, इंश्योरर बॉर्न करता है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो ठीक है, यूलिप जो है, ठीक है, यूलिप जो है हमें हमारे
फंड्स की गारंटी नहीं देता, वो हमें चॉइस देता है डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट करने का, बट हमें जो है वो यूनिट गारंटी नहीं देता, ठीक है। देन फिर अगर हम बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट रिगार्डिंग दी बिजनेस इंश्योरेंस, ठीक है। बिजनेस इंश्योरेंस भी आप जो है 4 तरीके से बिजनेस इंश्योरेंस होता है। वन इज की मैन, अगर कोई किसी कंपनी का एक ऐसा बंदा है जो कंपनी का फेस है, उसकी वजह से कंपनी को बहुत प्रॉफिट या लॉस होता है, तो कंपनी उसके लिए की मैन निकाल सकती है। देन फिर हम बात करें तो MWPA, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये एक ऐसा एक्ट है जहां पे इंसान जो है, एक मैरिड मैन अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस लेता है, और अगर वो मतलब उस पॉलिसी को सिर्फ जो ऑफिशियल ट्रस्टी होता है उसी को पैसा मिलता है, जैसे कि वाइफ या बच्चे, दैट इज कॉल्ड MWPA, ठीक है। देन फिर अगर मैं बात करूं तो ठीक है, देन वी टॉक अबाउट दी पॉलिसी, हम विड्रॉल करेंगे, ठीक है। पॉलिसी विड्रॉवल क्या होता है, ठीक है। तो यूलिप में एक फैसिलिटी होती है कि 5 साल के बाद आप जो है पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं, अभी बात करेंगे पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान में। यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो दैट फिर हम लोग थोड़ा 5-7 मिनट वी टॉक अबाउट पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। यहां तक क्लियर है एवरीवन? कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क। ओके, नो वी विल डिस्कस। ओके, अभी बात करेंगे हम लोग पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स के बारे में। पार्टिसिपेटिंग प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो कंपनी के सरप्लस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें हमें बोनस दिया जाता है। पार्टिसिपेटिंग प्लान वो प्लान्स होते हैं जो कंपनी के सरप्लस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें हमें क्या दिया जाता है? बोनस दिया जाता है। फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान वो प्लान्स होते हैं जो कंपनी के सरप्लस में पार्टिसिपेट नहीं करते और उनमें हमें पैसे की पूरी गारंटी रहती है डे 1 से। पार्टिसिपेटिंग प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो कंपनी के सरप्लस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें हमें बोनस दिया जाता है। अब बोनस जो है वो 4 प्रकार का होता है। There are 4 types of bonuses, ठीक है। बोनस जो है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो बोनस होता है दैट इज रिविजनरी बोनस। हमें जो हर साल पॉलिसी पे बोनस मिलता है उसे रिविजनरी बोनस बोलते हैं। दूसरा जो बोनस होता है दैट इज टर्मिनल बोनस, ठीक है। दूसरा जो बोनस है वो है टर्मिनल बोनस। जब मेरा पॉलिसी एंड होता है, ठीक है, जब मेरा पॉलिसी एंड होता है और वहां पे जब मेरा पॉलिसी मैच्योर होने वाला आता है तो उसे जब बोनस मिलता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बोनस। और लास्ट इज इंटरिम बोनस। जब पॉलिसी जो है दो फाइनेंशियल ईयर बीच में क्लोज होती है, जैसे 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है और बोनस डिक्लेयर करते मई जून हो जाता है और अप्रैल में कोई पॉलिसी मैच्योर हो रही है या क्लेम आ रहा है, तो लास्ट ईयर के रेट से जो बोनस दिया जाता है दैट इज इंटरिम बोनस। तो पार्टिसिपेटिंग प्लान, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, ठीक है। देन अगर मैं आप लोग के इसके साथ एक ये शेयर करूंगा कि आपसे बहुत बार चीजें पूछी जाएंगी कि कौन कौन सी चीज स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, कौन कौन सी चीज स्टैंडर्ड आइडेंटिटी प्रूफ है, ये भी आपको जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। देन फिर अगर मैं बात करूं तो हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग दी प्री लॉक इन पीरियड।
हमने डिस्कस किया किसी पॉलिसी को लेके, आपने किसी को बताया और वो कस्टमर ने बाय किया, उनको उनके ईमेल आईडी पे डॉक्यूमेंट गया और उनने जब वो डॉक्यूमेंट पढ़ा, जो भी चीजें लिखी हुई थी, तो उनको लगा कि नहीं, ये ऐसा तो मुझे बताया नहीं गया था, तो वो प्री लुक कर सकते हैं विद इन 15 डेज। जब हमें मेल आया है उसके 15 दिन के अंदर वो पॉलिसी को फ्री लुक कर सकते हैं और उसका पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो उनको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फ्री लुक पीरियड और उसको जो है 15 दिन का ही समय दिया जाता है। ठीक है, अब कौन सी ऐसी चीज है, अभी हमारे बीच में हमने क्या बोला था, इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरर यानी कि हम और इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो ये हमें बताएगी कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है? दैट इज पॉलिसी डॉक्यूमेंट। जो भी हमें पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आता है वो जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमें बताता है। ठीक है, दूसरा बात, पहली हमें FPR, हमें पहली जब प्रीमियम रिसिप्ट मिलती है वो बता देता है कि हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट बिगेन हो गया है। ठीक है, हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट बिगेन हो गया है इस कंपनी के साथ में। ठीक है, देन फिर अगर मैं बात करूं तो अभी जब जो मेरा, अभी हम बात करेंगे नॉमिनेशन को लेके। ठीक है, जब भी हम कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो मेरे को नॉमिनी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरे एब्सेंस में पैसा किसको मिलेगा तो वो मुझे बताना मैंडेटरी होता है, बिकॉज जिसके लिए मैं ले रहा हूं तो उसका जो बेनिफिट है वो उसी को मिलना चाहिए। तो अगर मेरा नॉमिनी माइनर है, ठीक है, अगर मेरा नॉमिनी माइनर है तो मुझे जो है अपॉइंटी जो है वो रखना पड़ता है। ठीक है, मुझे जो है अपॉइंटी रखना पड़ता है। ठीक है, अभी कम से कम 2 साल का प्रीमियम भरा रहना चाहिए, तभी ही पॉलिसी जो है, ठीक है, तभी पॉलिसी जो है वो सरेंडर वैल्यू को अक्योर करती है। और पॉलिसी नॉमिनेशन जो है वो सेक्शन 39 के तहत होता है। आपको पूछ सकते हैं कि नॉमिनेशन कौन से सेक्शन में हो सकता है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है हम लोग के लिए। दूसरा, आप जो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखिएगा एग्जाम के पहले। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो मुझे जो क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है, आपके मैनेजर्स ने आपको नोट दिए होंगे, आपको ट्रेनिंग मटेरियल दिया होगा, तो आपने पढ़ के रखा होगा, तो जो भी क्वेश्चंस के मुझे आंसर आ रहे हैं उनको मुझे करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे 50 क्वेश्चन में से मुझे 25 क्वेश्चन के आंसर पता नहीं है। ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि 50 में से मुझे 25 क्वेश्चन के आंसर पता नहीं है, तो वो 25 क्वेश्चन के जो आंसर है वो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, चाहे वो मैं ए पकड़ूं या बी पकड़ूं या सी पकड़ूं। ऐसा नहीं करना है कि एक का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अगर मैं 25 में से मैं अगर सबके सब ए करता हूं तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि इसमें से मेरे 20% सही होने के चांसेस हैं। मतलब मेरे 5 क्वेश्चन जो हैं, जो मुझे नहीं आ रहे थे 25 में से, वो सही होने के चांसेस हैं अगर मैंने एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया है। प्रोबेबिलिटी रेट इज जस्ट आई एम टेकिंग एज 20%। ठीक है, सो दिस इज द वे। रोहित सर एक बार, आपको रोहित सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या आप? जो ये कौन सा प्रोबेबिलिटी? जी ये थोड़ा सा एक बार फिर से इलैबोरेट करके लेमन लैंग्वेज में समझाने की
कोशिश। लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं। अगर मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो है अभी मैंने जो भी मेरे को मैनेजर्स ने नोट दिए हैं मैंने वो पढ़े हैं, 50 क्वेश्चन में से मुझे 25 ही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। मुझे 25 क्वेश्चन का आंसर पता है कि इसका ये हो सकता है या इसका ये सही है, तो जो सही है वो मैंने टिक कर दिया। अब मुझे 25 क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में जो है मुझे एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, चाहे वो मैं ए सिलेक्ट करूं या बी सिलेक्ट करूं या सी करूं। ऐसा मुझे नहीं करना है कि मैं जो है कि भाई ए का ए ही पकड़ूं, तो मैं हर किसी जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं सबका आंसर ए लूंगा, उसमें बी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करूंगा। या फिर अगर मैं बी लूंगा तो फिर सभी के लिए मैं आंसर बी लूंगा, किसी दो के लिए बी, एक के लिए ए, फिर सी, ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि 25 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, उन सब में मैंने ए आंसर टिक किया है, उन सब में मैंने ए आंसर टिक किया है, तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि मेरे उन 25 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन का आंसर ए होगा, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन का आंसर ए होगा। तो वो जो मुझे, अगर मैं किसी का ए सिलेक्ट करता, किसी का बी सिलेक्ट करता, किसी का सी करता, ऐसे ही करता मैं कि भाई इसका ए ले लेता हूं, इसका बी, इसका सी, तो वो मुझे कम चांसेस देता कि इसका ए है नहीं है मुझे नहीं पता। बट अगर मैंने एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो उसमें से लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि मेरे मिनिमम 5 आंसर जो है वो सही होने चाहिए। तो प्लीज अगर जो भी मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जो भी मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो मुझे एक ही आंसर सिलेक्ट करना है उसका, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो, ठीक है। एनीथिंग मोर आशीष सर, आपको कुछ ऐड करना है? आप कुछ ऐड करेंगे? मैनेजर्स को कुछ ऐड करना है? एनीवन वांट टू ऐड समथिंग? सर वो ऑल ऑफ द अबव का एक क्वेश्चन है ना। हाँ, दूसरी चीज, बहुत सारे इसमें, हाँ, गुड इनपुट स्वप्निल ने दिया है कि बहुत सारी जगह पे ऐसा रहता है कि आंसर में लिखा रहता है ऑल ऑफ द अबव, सभी आंसर होंगे, सभी ऑप्शन सही हैं, तो हमें वही आंसर सिलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द अबव रहता ही है, ठीक है, तो हमें वो आंसर सिलेक्ट करना है। एनीथिंग और कुछ ऐड करना है किसी को? एनीवन? आशीष सर है, सोहेल है, स्वप्निल भी है, किसी को कुछ ऐड करना है मैनेजर को? हाँ जी जी जी, मैं बाकी जितने भी कैंडिडेट कनेक्टेड है उनको बोलूंगा कि आपका ना रिपोर्टिंग टाइम अगर 9:30 का है तो आपको वहां पे 9 बजे तक रीच करना है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा बाकी भी चीजों को लेके कंसर्न हो सकता है, तो आप थोड़ा सा जल्दी टाइम को लेके कंसेंट रहे। और दूसरा भी, जैसा रोहित सर बता रहे थे कि आपको ना पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं कि आप लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते हो। देखिए, आपको आ रहा है वो पहले आप जो भी आपको जो बन रहा है वो सारे आप पहले कर लीजिए। जो समझ में नहीं आ रहा है वो, जैसा सर ने बताया, एक तो ए टिक कर दीजिए पूरे के पूरे क्वेश्चन, या फिर बी टिक कर दीजिए पूरे के पूरे क्वेश्चन, या फिर सी टिक कर दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है। मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग देखते हैं कि आप लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, तो 50 क्वेश्चन सॉल्व ना करने के कारण आपको जो मार्किंग है वो शायद फिर कहीं पे आके 16 पे 17 पे रुक जाता है। तो भी रिक्वायर्ड कि आप 50 का 50 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करें। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बेसिकली वो मेरा गलत होगा सही होगा, अगर आपने गलत भी किया है तो उस पर आपको कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है, बट अगर आपका वो सही हो गया तो उस पर आपको 1 मार्क मिलता है। तो दिस इज द वे कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए पूरा का पूरा सॉल्व करना मैंडेटरी है, सो दैट कि आपके जो चांसेस होते हैं मतलब वो बढ़ जाते हैं, यू कैन स्कोर मोर। दूसरा, मेरे को एक ही ऑप्शन अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो उसमें भी मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं कि मुझे कुछ ऑप्शन जो एक यानी ए वाले अगर कोई आंसर्स होंगे तो वो मुझे पूरे के पूरे मिल जाएंगे। मेरा और किसी को मैनेजर को कुछ ऐड करना है? हाँ सर, मेरा एक सवाल था कि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं परसेंटेज वाले,
तो उसमें क्या हमारे हाँ। कैंडिडेट उसमें सिस्टम में कैलसी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर सिस्टम में? वो तो मुझे नहीं पता आई थी सेंटर पे क्या होता है, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। वो आशीष सर को पता होगा शायद, अगर जो सेंटर गया होगा, बिकॉज सेंटर पे होता क्या है दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। आशीष सर इसका रिप्लाई करेंगे आप? मेरे ख्याल से नहीं। वहाँ पे आपको नॉर्मली आप नहीं कर सकते हैं, है ना? तो किसी तरह के मोबाइल भी यूज नहीं कर, मोबाइल पे Okay. कुछ भी यूज जी आपके मोबाइल आपको ये नहीं करना।